टीएमसी ने निकाला हुआ एमएलए बंगाल का अपोजिशन ऑफ लीडर बन गया। जानते हैं कैसे? 3 जून 2026 वेस्ट बंगाल में ऐसा पॉलिटिकल फाइट स्टार्ट होता है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ टीएमसी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा बंगाल का पॉलिटिक्स को ही शॉक कर दिया। एक तरफ ममता बनर्जी का ऑफिशियल टीएमसी लीडरशिप और दूसरी तरफ एक रेबल ग्रुप। और सिर्फ 48 घंटे के अंदर एक टीएमसी ने ऑफिशियली निकाला गया एमएलए बंगाल का अपोजिशन ऑफ लीडर बन जाता है। लेकिन सवाल है, क्यों हुआ ऐसे? ये बात शुरू होता है बंगाल का असेंबली इलेक्शन के बाद। 4 मई 2026 बंगाल असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आता है और बीजेपी अपना सरकार बना लेता है और जो टीएमसी सालों से बंगाल में पावर में था वो अपोजिशन में चले जाता है। असेंबली रूल्स का अकॉर्डिंग जो भी सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी होता है उसे एक अपोजिशन ऑफ लीडर चूज करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीएमसी ने ममता बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन चूज नहीं किया। पार्टी ने चूज किया शुभेंदु चट्टोपाध्याय को अपोजिशन ऑफ लीडर। इसमें सवाल उठता है, क्यों? शुभेंदु चट्टोपाध्याय ये कोई एक रैंडम लीडर नहीं है, ये एक टीएमसी का फाउंडिंग मेंबर में से एक है और ये ममता बनर्जी का सबसे ट्रस्टेड एसोसिएटेड भी रहा है और ये मिनिस्टर भी रह चुका है और उनके पास असेंबली प्रोसीडियर और लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स का बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी था और इसलिए उनको चूज किया गया था। और 9 मई 2026 के आसपास टीएमसी ने ऑफिशियली उनका नाम लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए पुश कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से टीएमसी को एक हाईली एक्सपीरियंस और क्लेम असेंबली फेस चाहिए था, न कि एक डायरेक्ट अग्रेसिव और हाई कमांड फेस। शायद इसीलिए टीएमसी ने शुभेंदु चट्टोपाध्याय को एक अपोजिशन ऑफ लीडर चूज किया था। लेकिन पार्टी का अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। इलेक्शन डिफीट के बाद पार्टी का अंदर से एक इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन का रिपोर्ट भी आने लगा था। कोई एमएलए पार्टी का लीडरशिप का डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं था और वो लोग अलग अलग कैंप बनाने लगा था। और यहाँ पर आता है सिग्नेचर कंट्रोवर्सी। कुछ एमएलए ये एलिगेशन लगाने लगा कि अपोजिशन ऑफ लीडर उनका डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर का मिसयूज कर रहा है। ये एलिगेशन एक पॉलिटिकली एक्सप्लोजन था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि असेंबली के अंदर मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट किसके पास है? एक तरफ टीएमसी का ऑफिशियल लीडर के पास और दूसरी तरफ एक नया रेबल ग्रुप के पास। और यहाँ पर एंट्री होता है रीता भारतीय बनर्जी का। इसी टेंशन के बीच जून 2026 के स्टार्टिंग में रेबल ग्रुप ऑफिशियली सामने आता है और वो लोग क्लेम करता है कि उनके पास 58 से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट है। ये याद रखिए, टीएमसी के पास टोटल एमएलए 80 से। तो ये बात सच होता तो मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट रेबल ग्रुप के पास जा सकता था और इसी रेबल ग्रुप ने अपना लीडर चूज किया रीता भारतीय बनर्जी को। इसके बारे में कुछ बता दूं तो ये 2014 में टीएमसी ज्वाइन किया था और टीएमसी का एमएलए भी बना और तब से ये टीएमसी में ही था। 3 जून 2026 को टीएमसी ने एक बड़ा एक्शन लिया और रीता भारतीय बनर्जी और उनका एमएलए को पार्टी से निकाल दिया। ये बताते हुए निकाला कि ये लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी से और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर रहा है। नॉर्मली इंडियन पॉलिटिक्स में एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड, मतलब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म होते हुए। लेकिन अब बंगाल पॉलिटिक्स एक नॉर्मल रूट पे नहीं चल रहा था। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये था कि निकाल देने के बाद भी रेबल ग्रुप पीछे नहीं हटा और 3 जून को ही रीता भारतीय बनर्जी ने ये क्लेम किया उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलए सपोर्ट है और उन्होंने असेंबली ऑफ स्पीकर के पास उनका सपोर्ट क्लेम भी सबमिट कर दिया। और यहाँ पर एंट्री होता है स्पीकर का। अब यहाँ पर पूरा मैटर पहुंचा था स्पीकर के पास और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बैटल स्टार्ट होता है। स्पीकर को अब ये डिसाइड करना था कि असेंबली के अंदर अपोजिशन ऑफ लीडर कौन बनेगा, टीएमसी का ऑफिशियल लीडरशिप और एक रेबल ग्रुप। और यहाँ पर स्पीकर ने ये देखा कि किसके पास ज्यादा लेजिस्लेटिव सपोर्ट है। और 4 और 5 जून के बीच बंगाल पॉलिटिक्स में सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ। स्पीकर ने रीता भारतीय बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर दिया और रीता भारतीय बनर्जी
बना बंगाल का अपोजिशन ऑफ लीडर। तो जो एमएलए टेमची ने पार्टी से ऑफिशियली निकाल दिया था, वही अभी बंगाल का अपोजिशन ऑफ लीडर बन गया। ये वही मूवमेंट था जहां बंगाल पॉलिटिक्स कंप्लीटली एक्सप्लॉइट हो गया। तो यहाँ पर पब्लिक ने सोचा था लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा ममता बनर्जी, वो भी नहीं बना। जो टेमसी ने बनाना चाहा वो भी नहीं बना, और तीसरा थर्ड पर्सन आके लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। तो यहाँ पर सवाल आता है कि इसका पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन ऑफ लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है, वो पब्लिक का कंसर्न रेज करता है। लेकिन अपोजिशन खुद इंटरनल सिविल वॉर में फंस जाता है, तो गवर्नमेंट और पब्लिक का इश्यू बैकग्राउंड में चले जाता है। और अब बंगाल का पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के जगह इंटरनल सर्वाइवल पे शिफ्ट हो चुका है। ये बंगाल में जो भी हुआ, ये एक सिर्फ लीडरशिप चेंजिंग नहीं था, ये था एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्शन डिफीट, पार्टी कंट्रोवर्सी, सिग्नेचर कंट्रोवर्सी, और ये सब का एक कॉम्बिनेशन था। और इसी कॉम्बिनेशन ने बंगाल को अभी एक ऐसा सिचुएशन में लेके खड़ा कर दिया, जो एमएलए पहले वही पार्टी से निकाला गया था, अब वही आगे आके लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। और अब सबसे बड़े सवाल, क्या ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर था या टेमसी के अंदर एक डीप पॉलिटिकल फ्रैक्चर का सिग्नल? कमेंट में बताइए आपका ओपिनियन क्या है।